प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 2 जॉर्ज पंचम की नाक शुरू करेंगे। एक व्यंग्यात्मक कहानी है और कथाकार है कमलेश्वर। हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक मानी गई है और नाक से जुड़े हुए बहुत सारे मुहावरे भी प्रचलित हैं। हम इनका प्रयोग प्राय बातचीत में भी करते हैं, जैसे नाक कटना, नाक काटना। इसका अर्थ हम लगाते हैं बेइज्जती हो जाना, बेइज्जत हो जाना, अपमान होना, अपमानित होना। इसी मुहावरे के अर्थ का विस्तार करते हुए इसका व्यंग्यात्मक उपयोग किया गया है। कमलेश्वर ने इस जॉर्ज पंचम की नाक इस कहानी में व्यंग्यात्मक उपयोग किया है। कई बार हमने सुना भी है कि पुत्र ने चोरी करके पिता की नाक कटवा दी। वास्तव में पुत्र ने ऐसा अपराध किया है जिससे पिता का जो सम्मान था, जो इज्जत थी, वो अब कम हो गई है। तो इसी प्रकार नाक शब्द पर ये सारा व्यंग्य हमारे कथाकार ने केंद्रित किया है। अंग्रेजी हुकूमत से, अंग्रेज़ों का यहाँ जो शासन था, सरकार थी, वहाँ से लेकर आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर इसमें गहरी चोट की है कि आज हम आज़ाद हो गए हैं, स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सत्ता से जुड़े हुए हैं और आज भी उनकी मानसिकता में विदेशी आकर्षण है। विदेशी चीज़ों को आज तक, विदेशी रीतियों को, विदेशी रस्मों को, परंपराओं को आज तक वे मानते आए हैं, निभाते आए हैं। उन्हें वो छोड़ना ही नहीं चाहते। ये भी इस कहानी में प्रदर्शित किया है। अपने कथ्य में सफल ये कहानी पत्रकारिता की सार्थकता को भी रेखांकित करती है, साथ ही व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है। व्यवसाय से संबंधित जो पत्रकारिता होती है, केवल पैसे, अर्थ उपार्जन के लिए पत्रकारिता की जाती है, तो उसका भी विरोध यहाँ पर किया गया है। कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर का सफल पत्रकार का रूप भी यहाँ इस कहानी में देखा जा सकता है, हमें दिखाई देता है। अब हम कहानी शुरू करते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक। कथाकार है कमलेश्वर। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मई अपने पति के, यानी अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। हिंदुस्तान वह आने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही है। रानी एलिजाबेथ का दर्जी बड़ा परेशान था। जो कपड़े सिलने वाला था वो बड़ा परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब और क्या पहनेगी, ऐसा सोचकर वह दर्जी टेलर बड़ा परेशान था। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही
इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था, क्योंकि जब भी कोई बड़ा अधिकारी, कोई बड़ा नेता या फिर सम्राट कहीं पर जाता था तो उससे पहले उनका सेक्रेटरी इत्यादि वहाँ पर एक टीम बनाकर जाते थे और कहाँ किस तरह से उन्हें रहना है, इन सभी व्यवस्थाओं को वो देखते थे, संभालते थे। तो रानी एलिजाबेथ के सेक्रेटरी को भी यहाँ आना था। आखिर कोई मजाक थोड़ी था, महारानी यहाँ पर पधार रही थी। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे। अब अपने सैनिकों, फौजियों के साथ अब नहीं निकलना था, इसीलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी, फोटोग्राफर्स भी तैयार किए जा रहे थे। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी, अर्थात जो पहले दिन इंग्लैंड के अखबारों में प्रकाशित होता था उन्हीं की नकल हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन हमें देखने को मिलती थी। रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है। करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी है, कब उनका जन्म हुआ, किस प्रकार से वे साम्राज्ञी बनी, सारी बातें भी अब न्यूज़पेपर्स में छपने लगी थी। प्रिंस फिलिप के कारनामे भी छपे, प्रिंस फिलिप ने भी क्या क्या कार्य किए हैं वो भी प्रकाशित होने लगे। और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों का मतलब खाना बनाने वालों, खानसामों, उनके सेवकों, नौकरों, अंगरक्षकों, इनकी पूरी की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। यानी महारानी और प्रिंस फिलिप के अलावा भी उनके नौकर या खाना बनाने वाले या उनके जो बॉडीगार्ड्स थे, सेवक थे, उन सब की जीवनियाँ भी अखबारों में छपने लग गई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें भी अखबारों में छप गई। कुछ भी नहीं बचा। उस साम्राज्य से संबंधित जो भी व्यक्तित्व थे, जो भी पशु पक्षी थे, जो भी क्रियाकलाप थे, जो भी सेवक थे, सभी के बारे में क्रमशः अखबारों में तस्वीरें छपने लगी, जीवनियाँ आने लगी। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, यानी बहुत शोर शराबा। जो इंग्लैंड की महारानी यहाँ भारत में आने वाली थी, इंग्लैंड में इसके लिए बहुत शोर था, बहुत वाद हो रहा था, बहुत चर्चाएं हो रही थी, न्यूज़पेपर्स में समाचार प्रकाशित हो रहे थे। लेकिन गूंज हिंदुस्तान में भी आ रही थी, वे बातें अब हिंदुस्तान के अखबारों में भी प्रकाशित हो रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। हिंदुस्तान के अखबारों में भी बहुत सारी सूचनाएं, समाचार आने लगे थे जो महारानी और उसके सेवकों से संबंधित थे। राजधानी में तहलका मचा हुआ था, बड़ा शोर था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहन करके पालम के हवाई अड्डे पर जब उतरेगी, उसके लिए तो कुछ तो होना ही चाहिए। यानी इतने महंगी पोशाक पहन करके जो यहाँ आएगी और जैसे ही पालम हवाई अड्डे पर वो उतरेगी तो स्वागत के लिए कुछ ना तो कुछ होना ही चाहिए। और कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने।
और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेशाक था, बिना प्रयास, स्वाभाविक मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। अब नई दिल्ली में भी काफ़ी सारे परिवर्तन होने लगे, क्योंकि महारानी नई दिल्ली आने वाली है। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा गया है कि आपको दिल्ली में ऐसा परिवर्तन करना है, इस तरह का कोई किसी से नहीं कह रहा है। किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई है, अर्थात सड़कें पुनः दोबारा से नई तरह से बना दी गई हैं, उनकी मरम्मत कर दी गई है, पेचवर्क हो गया है, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई है, जो बहुत सारी धूल कूड़ा करकट इधर उधर था वो भी बिल्कुल साफ कर दिया गया है। इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया है। नाज़नीनों का अर्थ है कोमल अंगों वाली। कोमल अंगों वाली जो युवतियाँ होती है और बहुत अच्छे से अपना श्रृंगार करती है, ठीक इसी प्रकार इमारतों भवनों का भी श्रृंगार बहुत अच्छे से किया गया। इमारतों को भी युवतियों की तरह अच्छे से सजाया गया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता भी जा रहा था और सब कुछ हो जाने की भी उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी, बहुत बड़ी परेशानी थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, किसी वक्त आंदोलन भी हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव भी पास किए थे, चंदा भी जमा कर लिया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें, गर्मजोशी के साथ चर्चाएं, बहस भी हुई थी। अखबारों के पन्ने रंग गए थे, अखबारों में समाचार भी जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में आने लगे थे। बहस इस बात पर भी थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ इसके पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में थे। कुछ कहते थे कि नाक रहने दो, कुछ कहते थे हटा दो, और ज़्यादातर लोग खामोश थे, बिल्कुल शांत थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी, दोनों ही पक्षों का वो समर्थन कर रहे थे। ऐसा एक आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध भी होता रहा। गुरिल्ला युद्ध होता है छापामार युद्ध, और लाटों का अर्थ है खंभों पर जो मूर्तियां लगी होती हैं। तो बहुत सारी जगह से जो शाही खंभे लगाए गए थे, वहाँ पर से जॉर्ज पंचम की जो नाक थी उसे हटा ली गई, या तोड़ने के लिए, हटाने के लिए छापामार युद्ध भी होने लगा। तो ऐसा विरोध अब जगह जगह देखने को मिल रहा था। उसी जमाने में, उसी समय
यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। जहाँ जॉर्ज पंचम की एक तस्वीर लगी थी, मूर्ति लगी थी, उस मूर्ति पर से उनकी नाक को किसी ने हटा दिया, तोड़ दिया। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे। यहाँ पर हथियार देकर के पहरेदार बिठा दिए गए थे। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई और जो जॉर्ज पंचम थे, वायसराय थे, उनकी नाक यहाँ से चली गई। कौन ले गया, कैसे ले गया, ये पता ही नहीं चल पाया। रानी आए और उनकी मूर्ति पर नाक ही नहीं हो। एकाएक परेशानी बढ़ गई, बड़ी सरगर्मी शुरू हो गई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई। खैर ख्वाह जो देश का हित चाहते हैं, भला चाहते हैं, ऐसे लोगों की एक मीटिंग बुला ली गई और उनके सामने ये मसला, ये वाद प्रस्तुत किया गया कि अब क्या की जाए। यहाँ इंडिया गेट जो दिल्ली की शान है, जॉर्ज पंचम की मूर्ति से नाक गायब हो गई, तो क्या करना चाहिए। सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी, अर्थात हमारी भी महारानी के सामने बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, राय ली गई, दिमाग खरोंचे गए, बुद्धि का प्रयोग भी किया गया और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना तो जरूरी है, यहाँ नाक तो लगनी ही चाहिए। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि फौरन दिल्ली में हाजिर हो जाए। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, पर जरा पैसे से वो लाचार था। बहुत अच्छे पैसों के बिना वो कोई कार्य नहीं करता था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके हुए थे, कुछ उदास थे, कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में भी आंसू आ गए। तभी उनमें से एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया कि नाक तो लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। ये जो मूर्ति बनी थी वो कब और कहाँ बनाई गई थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, क्योंकि जिस पत्थर की ये मूर्ति बनी है उसी पत्थर का नाक बना करके मूर्ति के लगाएंगे। तो मूर्तिकार पूछ रहा है कि ये मूर्ति कहाँ बनाई गई थी, कब बनी थी, पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने, इन सभी अधिकारियों ने एक दूसरे की तरफ ताकना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला अब हल हो गया। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम उन्हें सौंप दिया गया कि आप हमें ये सूचना देंगे कि मूर्ति कब बनी थी, किसने बनाई थी और इसका पत्थर कहाँ से आया था। उस क्लर्क को ये जिम्मेदारी दे दी गई कि आप ये सब छानबीन करके और हमें जानकारी देंगे। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए। पुरातत्व विभाग जो पुरातात्विक
जो निर्माण हैं, वस्तुएं हैं, इमारतें हैं, उन सबसे संबंधित सूचनाएं इत्यादि की जानकारी वहाँ रहती है, देने वाला होता है। तो पुरातत्व विभाग की फाइलों को भी खूब खोला गया, पढ़ा गया, देखा गया कि इस मूर्ति के बारे में कहीं से कोई जानकारी मिल जाए। क्लर्क ने लौट करके कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ़ हो, मेरी गलती माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। अर्थात फाइलों में इस मूर्ति के बारे में कोई भी जानकारी मुझे नहीं मिली है। फाइलों में कहीं पर भी कुछ भी इस मूर्ति के बारे में स्पष्ट उल्लेख मुझे नहीं मिला है। ऐसा जवाब उस क्लर्क ने आकर के उन सभी लोगों को, अधिकारियों को दे दिया।